प्रधानमंत्री मोदी ने बाकायदे मंच से कहा था कि हम पाकिस्तान के हाथ में कटोरा पकड़ाकर उसको भीख मंगवा देंगे। पता नहीं कितने लोगों को याद है। लेकिन इस आदमी ने जो काम कुकर्म किया था, इसने जो ईरान से पकड़ा गया था कुलभूषण जाधव को, और वहां से उनका अपहरण करके उनको पाकिस्तान लाया गया था और बाद में पाकिस्तान की आर्मी को कह लीजिए आईएसआई को कुछ सौंपा गया था, तो वो काम करने वाला यही मुफ्ती शाह मीर था। तो वो अज्ञात वीर वहां पर एक भी नाजायज हत्या नहीं कर रहा है, किसी किसी निर्दोष को मारे दे रहे हो या किसी बेगुनाह को मार रहे हो। वो उनके पास पूरी लिस्ट है कि कौन आदमी जिम्मेदार है। कि अब वहां पे जो आतंकी सरगना है, जो अपना मदरसा चलाते हैं, ट्रेनिंग स्कूल चलाते हैं, प्रशिक्षण कैंप चलाते हैं, उनको अब ये समझ में आने लगा कि हम ऐसी कोई करतूत करेंगे तो हम पाकिस्तान में बैठकर भी हम सुरक्षित नहीं होंगे। सर नमस्कार मनीष जी, नमस्कार। दर्शकों को भी नमस्कार। अज्ञात भी तो एकदम से लगातार कहर ढा रहे हैं सर। ऐसा लग रहा है कि हम जो कह रहे थे ना, लगातार युद्ध की जरूरत क्या थी। युद्ध में तो आप यदि युद्ध लड़ेंगे तो देखिए, रसिया जैसा देश, इतना शक्तिशाली देश, एक पिद्दी से यूक्रेन, अपने ही से अलग हुए यूक्रेन को मसल नहीं पाया। दोनों तरफ से क्षति हुई, अरबों का लॉस हुआ। और भारत तो ऐसे लग रहा है कि पाकिस्तान अपनी बिना किसी क्षति के, पाकिस्तान को जो कटोरा थमाने का जो पीएम मोदी का प्रण था वो पूरा हुआ और एक एक कर नस्ते नाबूद हो गए। और मैं जो हमेशा, मुझे संतुष्टि हृदय से यहां तक मिलती है कि पाकिस्तान जितना तबाह होता है वो पाकिस्तान नहीं, यहां रहने वाले पाकिस्तान परस्तों की का कांड हो जाता है। तो ये अज्ञात वीरों ने कुलभूषण यादव का बदला ले लिया सही महीने में। कुलभूषण यादव को तो बदला लिया ही है। मनीष जी, जो अभी आपने शुरू में बात की कि पाकिस्तान तो पिछले 40 साल से उसी थ्योरी पे चल रहा है। 71 में जूते खाने के बाद वो समझ चुका था कि हम हिंदुस्तान से लड़ नहीं सकते, कि भारत को 1000 कट वाली थ्योरी, उसकी 1000 कट मारो तो उसका लहूलुहान हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा भारत, हम सीधे लड़ाई नहीं लड़ सकते। तो उसने 40 साल पहले खालिस्तान के बहाने उसने शुरू किया था, जब भिंडरा इंदिरा वाले के पाकिस्तान कनेक्शन शुरू हुए थे। तो वो 40-45 साल से हिंदुस्तान को निपटा रहा था भारत। और उसके बाद वो बाकायदे उनको एक तरह से संरक्षण भी देता था, खुलकर उनकी बात भी करता था, उनके समर्थन भी करता था। लेकिन भारत मार खाता रहा, उन जो उसके गुंडे आते रहे, आतंकवादी आते रहे, हर साल सैकड़ों लोग मारे जाते रहे। लेकिन पलट के भारत ने जवाब देना ठीक नहीं समझा, या जवाब देना ठीक नहीं समझा, या हिम्मत नहीं हुई, जो भी कह लीजिए। 2004 तक यही रवैया चला। अटल जी के समय जब हुआ था तो अटल जी ने कारगिल युद्ध करके जवाब दिया था। उसके अलावा अब इन 40 साल के कालखंडों में ऐसा कोई दूसरा मौका हम लोग को नहीं मिलता। पलट के अज्ञात वीर वाली थ्योरी, तो अंतर जरा मनीष जी समझिए कि भारत जो है वो पिशाच, भारत की जो प्रवृत्ति है, भारतीय संस्कृति जो है वो निर्दोष आदमी की जान लेना नहीं चाहती कतई। और भारत चाहता तो वो जो 1000 कट वाली थ्योरी उसने पाकिस्तान ने शुरू की थी, भारत 10,000 कट देना शुरू करता पाकिस्तान को। लेकिन उससे ज्यादा पलट के दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने बाकायदे मंच से कहा था कि हम पाकिस्तान के हाथ में कटोरा पकड़ाकर उसको भीख मंगवा देंगे। पता नहीं कितने लोगों को याद है कि मंच से कहा था प्रधानमंत्री मोदी। हाँ, तो उन्होंने वो जो भीख मंगवाई तो वो 10,000 कट से ज्यादा मंगवाई। लेकिन भारत पाकिस्तान को ये संदेश देना चाहता था कि हम अगर चुपचाप रहते हैं, हम अगर शांत रहते हैं, हम अपनी प्रवृत्ति के हिसाब से, तो तुम हमको कमजोर मत समझना। और भारत जो कर रहा है वो 1000 कट से ज्यादा कठिन काम कर रहा है। मतलब भारत तो अभी भारत कर रहा है कि नहीं कर रहा है तो भारत सरकार जाने, भारत सरकार के। लेकिन उसका जो जवाब है, जैसे एक जगह कहीं विदेश मंत्री जयशंकर से भी पूछा गया था, तो उन्होंने कहा कि वो जो अज्ञात वीर मार रहे हैं, तो कह हमारा क्या लेना देना, लेकिन गंदे लोग मारे जा रहे हैं, बुरे लोग मारे जा रहे हैं तो अच्छा है, भारत के दुश्मन मारे जा रहे हैं तो ठीक है, हमें उसमें कोई विरोध भी नहीं है। तो बिल्कुल साफ था। और अज्ञात वीर कितने सफाई से काम कर रहे हैं, चाहते तो पूरे पाकिस्तान में तहलका वो मचा देते हैं। कि जगह जगह जिस तरह से पाकिस्तान ने हमारे साथ 30-40 साल किया, यहाँ बम फटा, वहां बम फटा, यहाँ ट्रेन में, चलती ट्रेन में बम फट गया, बस के अंदर बम फट गया, स्टेशन पे बम फट गया, एयरपोर्ट पे बम फट गया, तो अज्ञात वीरों ने कुछ नहीं किया, क्योंकि वो राक्षसी प्रवृत्ति वाले उस प्रजाति से नहीं आते जिस प्रजाति से पाकिस्तान है। और मगर जिन्होंने 30-40 साल के दौरान वो खूनी खेल हमारे साथ खेला था, उनको ढूंढ कर मारा जा रहा है। ये सबसे खास बात है कि बिल्कुल पिन पॉइंटेड सही जगह अटैक किया जा रहा है, और वो लोग निपटाए जा रहे हैं जो हिंदुस्तान में खून खराबे के जिम्मेदार थे, जो इस लायक थे कि उनको मौत के घाट उतारा जाए। आज जो मारा है मुफ्ती शाह मीर अजीज उसका नाम है,
बलूचिस्तान के तुर्बत में वो नमाज पढ़ रहा था, जरा गौर करिए उसको मारा किस दिन है। और ये चीजें इसको अच्छे समझ लीजिए कि ये चीजें जो प्लान करके होती हैं, तो इनके पीछे बहुत से संदेश होते हैं। वो धार्मिक नकाब में मुफ्ती बना घुमा करता था, मौलाना मौलाना बन के, और वही बनकर वो अफगानिस्तान में भी जाता था आतंकवाद को प्रेशर देने, पाकिस्तान में जाकर आतंकवादियों के जो इनके प्रशिक्षण शिविर होते हैं उनमें जाकर वो खुतबा दिया करता था, और खुद पूरी तरह से जुटा हुआ था आतंकवाद के अंदर। भारत के अंदर जो घुसपैठ कराई जाती थी उसमें उसका बहुत बड़ा हाथ था। दिखाते हैं मनीष जी इसको कि ये आदमी, और ये मौलाना बना हुआ था। वहां का जो सबसे बड़ा मौलाना है मनीष जी, पाकिस्तान का जो नेतागिरी भी भरपूर करता है, मौलाना फजलुर रहमान, उसका एक बड़ा करीबी था। तो एक तरह से सत्ता संगठन में भी इसकी बड़ी तगड़ी पैठ थी। लेकिन इसके ऊपर जो सबसे बड़ा आरोप था, जिसके लिए हिंदुस्तान की नजरों में चढ़ा हुआ था, और आईएसआई खासकर जब से अज्ञात वीर सक्रिय हुए थे 2-3 साल से, तब से आईएसआई इसको बहुत जबरदस्त प्रोटेक्शन भी दे रही थी। तो ये बड़े प्रोटेक्शन में रहता था आर्मी के, कह लीजिए आईएसआई की कहने में। लेकिन इस आदमी ने जो काम कुकर्म किया था, इसने जो ईरान से पकड़ा गया था कुलभूषण जाधव को, और वहां से उनका अपहरण करके उनको पाकिस्तान लाया गया था, और बाद में पाकिस्तान की आर्मी को, कह लीजिए आईएसआई को कुछ सौंपा गया था। तो वो काम करने वाला यही मुफ्ती शाह मीर था। ये दर्शक समझे कि ये कितना बड़ा भारत का दुश्मन था, कि ये ईरान के अंदर घुसकर, क्योंकि वहां पाकिस्तान की सेना घुस नहीं सकती थी, घुसती तो बड़ा जुटियाई जाती। तो उन्होंने एक आतंकवादी से ये आतंकवादी कारनामा कराया, उनको ईरान से उनका अपहरण कराया कुलभूषण जाधव का, और उसके बाद उनको आईएसआई को हैंड ओवर कर दिया गया। ये देखिए, लेकिन तब से निगाह में चढ़ा हुआ था। और बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, और खासकर जिस समय अज्ञात वीर सक्रिय हो गए हो, तो इसको अज्ञात वीरों ने फिर, अब ये इनके हत्थे चढ़ा, तो लेकिन उन्होंने आज जो दिन चुना इसको निपटाने के लिए, कि रमजान का महीना है, जुमे की नमाज ये पढ़ रहा था मस्जिद के अंदर, तो मस्जिद के अंदर घुसकर इसको मारा है मनीष जी। एक दो हमलावर आए थे, एक गेट पे खड़ा हो गया और दूसरे ने अंदर घुसकर नमाज पढ़ रहा था, वो तभी इसको ढेर कर दिया गया। और जब अस्पताल पहुंचा तो मर चुका था ये आदमी। तो और सबसे खास बात जो दर्शकों का दिल खुश कर देगी मनीष जी इस पूरी घटनाक्रम में, कि अज्ञात वीरों का रिकॉर्ड नहीं खराब होने दिया मनीष जी उन्होंने अपना। एक बार फिर वो जो पाकिस्तान की आर्मी कहती कि हम दुनिया में सर्वश्रेष्ठ हैं, और आईएसआई बताती है मेरा नंबर दुनिया में दूसरा है खुफिया एजेंसी के मामले में, कि अभी तक जब हम लोग प्रोग्राम करने बैठे हैं, तब तक मैं लगातार ट्विटर देख रहा था, पाकिस्तान के मीडिया अखबार वगैरह है उनको मैं थोड़ा चेक कर रहा था, कि अभी तक पाकिस्तान ये बता नहीं पाया कि किसने मारा, मारने वाले कहां से आए थे, और मारने के बाद वो कहां चले गए। और ये बात कोई मुफ्ती शाह मीर के मर्डर के समय नहीं आई है, ये इससे पहले जितने लोगों को मारा है उन्होंने, आज तक पाकिस्तान की एजेंसियों के हाथ में वही कटोरा है पाकिस्तान की तरह, उनको कुछ मालूम ही नहीं है, अता पता नहीं है कि कौन लोग आए थे, कौन लोगों ने मारा और कहाँ वो चले गए। तो इस तरह से अज्ञात वीर जो वहां पे अपनी जान पे खेल कर काम कर रहे हैं, सोच लीजिए कि वो अपने काम में कितने माहिर हैं, कि पाकिस्तान को धूल चटा रहे हैं, उसकी नाक रगड़वा रहे हैं जब जमीन के ऊपर। और पिछले 3 साल से वो यही काम कर रहे हैं, भारत के दुश्मनों को पाकिस्तान के अंदर ढूंढकर, जो पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई के संरक्षण में रहते हैं, जिनके पास बड़ी लंबी चौड़ी फौज होती है बॉडीगार्ड की, और उनको इस तरह से मार रहे हैं, और अभी तक एक भी पकड़ा नहीं गया है मनीष। ये सबसे खास बात है। और ये तो जो आधिकारिक तौर पर जो बताया जाता है कि 20 मार दिए, 22 कि अब तक 22 मारे गए, 20 मारे गए, 20 या 22 नहीं मारे गए, कब ये हो चुकी है, ये जो है हाफ सेंचुरी लग चुकी है, कि वो जो छोटे मोटे हैं उनकी कहीं गिनती नहीं आती है। जो बड़े सरगना, जैसे मुफ्ती साहब मीर मारा गया, और बॉम्बे अटैक में जिसका हाथ था वो मारा गया, इस तरह के जो बड़े लोग मारे जाते हैं उनका उनका जिक्र आता, पाकिस्तान में छाती पीटी जाती है। उसके अलावा जो उनके गुर्गे जो एंटी इंडिया एक्टिविटीज में लगे हुए हैं, उनको मार, जैसे इस मौलाना के मारे जाने से पहले इसी 2 मार्च को 2 लोग और थे इसी की पार्टी के, JUI, जमाते उलमाए इस्लाम, उनको अज्ञात वीरों ने ही मारा। उनका भी अभी तक पता नहीं चल पाया कि किसने मारा था। तो ये अपने साथ एक के साथ 2 फ्री लेके गया है 72 लोगों के पास, अकेला ये, और साथ में 2 फ्री में गए के साथ वाले। तो वो अज्ञात वीर वहां पर एक भी नाजायज हत्या नहीं कर रहा है, कि किसी निर्दोष को मारे दे रहे हो या किसी बेगुनाह को मार रहे हो। वो उनके पास पूरी लिस्ट है कि कौन आदमी जिम्मेदार है,
और उसने कौन सा कुकर्म किया है। हमको जो जो 2022 की बात करते हैं तो 2022 जो बड़े कुकर्म है, लेकिन एंटी इंडिया गतिविधि करने के बाद एक बड़ा साफ संदेश है मनीष जी, और उसका परिणाम हम लोग भारत में देख रहे हैं कि ये अब भारत का ये संदेश बड़ा क्लियर है कि अगर तुम भारत के खिलाफ कुछ कार्रवाई करके पाकिस्तान भाग जाते हो तो निश्चित तौर पर तुम पाकिस्तान में भी सुरक्षित नहीं हो। और ये मैसेज देने में हम पिछले 70 साल में हम असफल रहे थे। ये मैसेज मोदी सरकार जब आई है तब ये जाना शुरू हुआ है, और घुस घुस कर मार रहे हो। कहाँ कहाँ मारा, कहीं पेशावर में मार रहे हैं, कहीं केपीकी में मार रहे हैं, कहीं बलूचिस्तान में मार रहे हैं, यानी कोई कराची में मारा, लाहौर में मारा। उनके जो 4 प्रांत हैं उन चारों प्रांतों में अज्ञात वीर अपना कौशल दिखा रहे हैं, अपनी धूम मचा रहे हैं। तो ये हो गया कि कोई प्रांत उनका सुरक्षित नहीं जहां पे वो सोचे चलो पाकिस्तान के अंदर यहाँ पहुंचा दो जो सुरक्षित रहेंगे। ये बिल्कुल एकदम साफ स्पष्ट संदेश दिया है कि तुम कहीं पर भी छुपे हो, हम तुमको ढूंढ कर मारेंगे, और मार रहे हो। और सबसे खास बात यह है कि इसको तो दर्शक हम लोग, आप लोग खबरें सुनते ही होंगे, हम लोग बात करते हैं कि ये 2021 से सिलसिला चल रहा है। ये कुछ नया सिलसिला नहीं, हम आ गए 2025 में। लेकिन अभी तक एक जितने भी 50-55 में बता रहा हूं मारे गए हैं, उनमें से अभी तक पाकिस्तान एक की किसी की पैर की धूल नहीं पाया है कि मारने वाले कौन थे। मतलब पकड़ना तो बड़ी दूर की बात रही, उनको आइडेंटिफाई नहीं कर पाया कि वो लोग कौन थे। तो ये छोटी मोटी सफलता नहीं है, ये गजब की सफलता है, और पूरी दुनिया में इसकी चर्चा है कि अननोन मैन, वो हम लोग अज्ञात वीर कहते हैं, वो अननोन मैन कहते हैं, लेकिन वो पूरी दुनिया जानती है, क्योंकि भारत स्वीकारता नहीं है, भारत कभी उनको बात नहीं करता उनके विषय में। हमारे जो कूटनीति के सबसे दुनिया के सबसे बेहतरीन खिलाड़ी है, जब जयशंकर से पूछा जाता था कि मैं बुरे लोग मारे जा रहे तो अच्छी बात है, मगर हमारा उससे क्या लेना देना, वो इस तरह से इग्नोर करता है। लेकिन पूरी दुनिया बहुत अच्छे से समझ चुकी कि ये जो मारे गए 50-55, इनका सबका एक ही कनेक्शन है कि ये एंटी इंडिया गतिविधियों में लगे हुए थे, हिंदुस्तान से इन्होंने कोई ना कोई पंगा लिया था। तो अब इसका मनीष जी आने वाले समय में बड़ा बेहतरीन परिणाम मिलेगा, अब मिलने लगा है कि अब वहां पे जो आतंकी सरगना है, जो अपना मदरसा चलाते हैं, ट्रेनिंग स्कूल चलाते हैं, प्रशिक्षण कैंप चलाते हैं, उनको अब ये समझ में आने लगा कि अगर हम ऐसी कोई करतूत करेंगे तो हम पाकिस्तान में बैठकर भी हम सुरक्षित नहीं होंगे, हमको यहाँ पर भी घुसकर मारा जा सकता है। पहले उनको ये होता था हमने बॉर्डर पार किया उसके बाद हमारा कोई क्या कर लेगा। तो अब वो समझ में आ रहा, और आज जो मुफ्ती शाह मीर अजीज इसका नाम था, इसको जिस तरह से मारा, और जरा बड़ी दुस्साहसिक हत्याएं वो कर रहे हैं अज्ञात वीर, कहीं चोरी छुपे नहीं मार रहे। यानी जो मस्जिद में आज रमजान शुक्रवार वाले दिन नमाज पढ़ रहा था, तो जाहिर सी बात है कि वहां 100-200-500 आदमी तो रहा होगा, तो उन्होंने अकेले घेर के इसको नहीं मारा, तो उसको भीड़ के अंदर मारा गया कि हम घुसकर मारेंगे। स्थानीय पुलिस का कहना है कि घटना की जांच की जा रही है और हमलावरों की तलाश के लिए ऑपरेशन शुरू किया गया है। अभी तक इस हत्या के पीछे का मकसद नहीं पता चल सका है। तो ये अज्ञात वीरों की एक विशेष खूबी है कि ये ताड़ नहीं पा रहे हैं। नमाज अदा करके निकले समय अज्ञात बंदूकधारियों द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई है। उन्हें गंभीर चोट आई और अस्पताल ले जाया गया जहां उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन पाकिस्तान बाप बाप करके ये भी नहीं कह रहा कि हमारा जो है ये भारत हमें निपटा रहा है। कमाल की बात यह कि बाजार में मस्जिद के अंदर ये हो रहा है, तो तय सी बात है कि वो भी कोई जिहादी ही होगा। उस बीच में कहां घुस गया, कहां गायब हो गया। ये तो कहते थे कि हम घास की रोटी खाएंगे और जिंदगी भर भारत से लड़ेंगे। ये मनीष जी, ये मिस्ट्री तो कोई सुलझा ही नहीं पा रहा। मैंने कहा हम आप तो यहाँ बैठ के बात कर रहे हैं, पूरी दुनिया के अखबार इस बात को लिख रहे हैं, बड़े बड़े लेख लिखे जा रहे हैं। तो पूरी दुनिया की जाहिर सी बात है, इनकी जैसे पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसा नहीं खाली भारत की एजेंसी होगी, पूरे दुनिया की एजेंसियां वहां होगी। साला टेररिज्म का हब बन चुका है, ग्लोबल हब है वो टेररिज्म का। तो उन किसी भी एजेंसी के पास कोई सूत्र अभी तक नहीं मिल रहा, तो कितनी सफाई से काम कर रहे हैं। और ये जो मनीष जी एक उड़ाया गया था कि अफगानिस्तान के कुछ गुंडे पकड़ लिए हैं, अफगानिस्तान के तालिबान टाइप में पकड़ लिए हैं, वो लोग मार रहे हैं, मैं इस बात को कतई नहीं मानता। और उसका कारण दर्शक समझ ले कि अगर वो अफगानिस्तान के लफंगों से ये हो रहे होते तो 50-55 हत्याएं हुई हैं इतनी सफाई से, और वो बच ही ना पाते। उनको कहीं ना कहीं किसी ना किसी स्टेज पर पाकिस्तान की एजेंसी पकड़ लेती। ये अज्ञात वीर अपने जान पर खेलकर बॉर्डर पार कर रहे हैं, बस इतना ही कहूंगा, इससे ज्यादा नहीं बोलूंगा।
कि ये वो माहिर लोग हैं जो अपने मतलब उनके हुनर कह सकते हैं कि अपने अपना बराबरी का हसानी आदमी वो नहीं रखते। अन्यथा किराए के अगर लफंगों को पकड़ कर ये हत्याएं करवाई जा रही होती तो अब तक 10-20-25 लफंगे पकड़ में आ चुके होते, लेकिन उनमें से कोई नहीं है। और एक लंबी कहानी है, किस तरह से अज्ञात वीरों ने मारा था ब्रिगेडियर को, लेकिन वो अभी हम लोग की बड़ी लंबी हो जाएगी और दूसरे हम लोग विषय से भटक भी जाएंगे। तो उसमें बाकायदे हिंदुस्तान का ही पूरा सेटअप था, वो कोई अफगानिस्तान का सेटअप नहीं था। लेकिन हाँ, इस तरह की जो हलचल है उसके बाद पाकिस्तान की और मुसीबत बढ़ने वाली है। और जरा इसमें मनीष जी इस खबर के आखिर वाला भी दिखा दीजिए जो हरे रंग से है, कि इसका इंट्रोडक्शन समझ लें दर्शक। कि शाह को पाकिस्तान के नेशनल असेंबली के मेंबर और सीनियर नेता मौलाना फजलुर रहमान का करीबी माना जाता था। दूसरी ओर ये दावा भी किया जाता है कि शाह पर बलूचिस्तान में आतंकवाद को बढ़ावा देने का आरोप थे। वह पाक की खुफिया एजेंसी आईएसआई के एजेंट के तौर पर काम करता था। आईएसआई के एजेंट के तौर पर भारत के नेवी अफसर कुलभूषण जाधव को ईरान से अगवा कर पाकिस्तान लाने में भी उसका हाथ होने का दावा किया जाता है। क्या बात है। तो मतलब ये अपने आईएसआई के एजेंट को भी पाकिस्तान सेफ नहीं रख पा रहा है। हाँ, मैंने कहा ना कि ये एक घटना नहीं है, इस एक घटना नहीं, ऐसी जो घटनाएं हो रही हैं उससे पूरे पाकिस्तान में जो आतंक की दुकान खोले बैठे हैं मौलाना, कि हमारा मदरसे से लड़के ले लो, हमारे ट्रेनिंग कैंप से ले लो, तो वो अभी तक इस काम को बड़ा बेखौफ होकर करते थे। उनको कश्मीर का बुखार चढ़ा रहता था कि पाकिस्तान में तो हम सुरक्षित हैं ही। लेकिन अब उनकी समझ में आ रहा है कि एक एक आदमी को जिसको आईएसआई अपने बिल्कुल बच्चे की तरफ पालती है, उनको भी मौत के घाट उतारा जा रहा है। तो अब उनके भी दिमाग खराब है कि कब मार दिए जाएंगे कोई जानता नहीं है। ये एक बड़ा संदेश है अज्ञात वीरों का, और अज्ञात वीरों का एहसानमंद पूरे भारत को होना चाहिए। इसमें एक बहुत बड़ी बात है, आपको याद होगा हम लोग जब छोटे थे तो अक्सर ये कहते थे जैसे पंजाब में कुछ हुआ तो टेलीविजन उस समय में सिर्फ दूरदर्शन हुआ करता था कि आतंकवादी ने लुधियाना में, अमृतसर में, वो दो गुरदासपुर में आतंक को अंजाम दिया और भागकर पाकिस्तान चले गए। मतलब पाकिस्तान चले गए इसका मतलब वो मुक्त हो गए, अब उनको कोई कुछ कर नहीं सकता। ये एक बड़ा मैसेज यहां रहने वाले भारतद्रोहियों के लिए भी है कि पत्थरबाजी करके यदि भाग जाओगे तो अब तो ये हो रहा है कि भाई जो पत्थर तुमने फेंके 6-7 ट्रक वो ट्रॉली से उसी से बनाया जा रहा थाना, अब तुम्हारी उन हड्डियों का भी क्या कुछ होगा। यदि पाकिस्तान भाग भी गए तो भरता तुम्हें बना दिया जाएगा। गोपाल सिंह चावला मनीष जी उदाहरण है उसका, गायब है वो धरती से गायब हो गया और पिछले 2 साल से वो गायब है, तो उसका मतलब वो गायब ही हो गया। 72 के पास उसको पहुंचा दिया गया। और ये काम मनीष जी कितना मुझे लग कठिन रहा है है किसान आंदोलन के समय ही सबसे पहले लगता है उसी को निपटाया गया। हाँ, वो निपटा है, वो जो निपट सो गया। कॉल्ड फर्जी किसान आंदोलन जो था उस समय, निश्चित तौर पर वो निपट गया, क्योंकि वो दिखाई नहीं देता। पिछले 2 साल से उसकी सूरत नहीं दिखाई दी, उसकी आवाज नहीं सुनाई दी। और मैं बार बार मनीष जी इस बात को कहता हूँ, आज फिर कह रहा हूँ कि मसूद अजहर वो 2019 में जो बालाकोट में स्ट्राइक हुई थी उसमें मर गया। क्योंकि 2019 से आज हम 2025 में 6 साल हो गए, ना तो उसका कोई वीडियो आया ना कोई उसका ऑडियो आया। बीच में एक ऑडियो उन्होंने जारी किया था, तो वो किसी भी मिमिक्री आर्टिस्ट से आप उसका आवाज तो निकलवा सकते हैं, लेकिन उसकी जरा वीडियो क्यों नहीं आ रहा, वो आते जाते क्यों नहीं दिखाई दे रहा। जैसे हाफिज सईद जो है वो उससे बड़ा आतंकवादी थोड़ी था, वो हाफिज सईद वहां पब्लिकली दिखाई देता है, लेकिन मसूद अजहर गायब है उस 27-28 फरवरी 2019 से। तो वो भी निपट चुका है। तो बिल्कुल ये मसूद अजहर और ये चावला तो ये 2 ऐसे नाम थे जो अक्सर ऐसा लगता था कि भारत को के लिए परेशानी का सबब बनता था, चिढ़ाना होता था हमें एक तरह से। सबसे पहले इन्हीं लोगों को निपटा दिया गया। मनीष जी अभी परसों नरसों मेरे ख्याल से अर्नव के उसमें जब बोल रहे थे, अर्नव के चैनल के प्रोग्राम में प्रधानमंत्री मोदी, तो वो इन्होंने एक बात कही, वो दूसरे संदर्भों में कही कि नई पीढ़ी को तो 2014 से पहले का याद ही नहीं है। तो उनको वो तो अब नए नए उसमें एक तरह से बड़े हैं, जिनकी उम्र आज की तारीख में 18 साल 20 साल है, तो 10 साल के थे, उनको क्या याद होगा। तो ऐसे पता नहीं कितने लोगों को अब याद है मनीष जी कि 2014 से पहले हिंदुस्तान में कोई घटना होती थी जब लोगों को मौत के घाट उतारा जाता था, तो ये कहा जाता था इसमें पाकिस्तान का हाथ है। 2014 से डायलॉग हम लोग भूल गए। ना तो केंद्र सरकार कहीं है इस तरह की कोई बात करती है और ना पब्लिक में कोई बात होती है। तो वो एक तरह से भुलवा दिया पाकिस्तान को, और अब पाकिस्तान रोज चिल्लाता है। आज ये मुफ्ती साहब मीर मारा गया है,
तो उनके नेता, उनके पाकिस्तान के नेता और पाकिस्तान के जो रिटायर्ड जनरल हैं वहां टेलीविजन पे हाहाकार मचा हुआ है कि ये रा करवा रही है, ये रा के आदमी थे। अरे रा करवा रही, रा के आदमी थे तो 3 साल से तुम लोग क्या घास छील रहे हो? अरे एक को तो पकड़ा होता जो 50-55 मारे गए हैं, लेकिन एक को भी पकड़ नहीं पाए। रा करवा रही। तो वो प्रधानमंत्री मोदी का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन इस देश के लिए है कि उन्होंने पासा पूरी तरह पलट दिया। पहले हम कहते थे पाकिस्तान करवा रहा और पाकिस्तान हंसता था। आज की तारीख में पाकिस्तान रोते हुए कह रहा कि ये हिंदुस्तान करवा रहा है, हिंदुस्तानी हंस रहे हैं। तो 10 साल के अंदर प्रधानमंत्री मोदी ने असंभव को संभव करके दिखाया है। किसी मूर्ख की समझ में ना आए तो बात दूसरी है, ये प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है। लोगों की मौतें हो रही हैं, हमारे दुश्मन देश में हो रही हैं। बिल्कुल। आज एक ऐसे एक वीडियो चल रहा था, आपको याद होगा, मुझे भी वो याद है, वो मैच जावेद मियांदाद जब क्रीज पे कूद रहा था बानर की तरह और किरण मोरे विकेट कीपिंग कर रहे थे। 1992 वर्ल्ड कप। ये सब चीजें एक तरह से समझ लीजिए कि वो क्यों कर पा रहा था। आज कोई पाकिस्तानी खिलाड़ी आपके भारतीय खिलाड़ी के साथ ऐसा नहीं कर सकता, हिम्मत नहीं कर सकता कोई पाकिस्तानी खिलाड़ी यूं धक्का मारने का। या जावेद मियांदाद, और जावेद मियांदाद के हम लोग तो जावेद मियांदाद के दौर की क्रिकेट हमें याद है, वो इस तरह से अपमानित करता था अक्सर, और उसके अपमान में गावस्कर जैसे खिलाड़ी तो कहते थे चलो जावेद का ये स्टाइल था। आज कोई भी पाकिस्तानी हैसियत नहीं रख सकता। ये दिखाता है कि खेल के मैदान में भी जो हमारे खिलाड़ियों को, ये खैर सौरव गांगुली के दौर के बाद से खत्म हुआ वैसे क्रिकेट के मैदान में, लेकिन निश्चित रूप से आप जब सामरिक रूप से इस कंडीशन में आप होते हैं तो फिर सामने वाले की हिम्मत खेल के मैदान में भी नहीं होता। यही सही मायने में बदला हुआ भारत है कि हमारे देश के लोग, हम तो 10 साल 12 साल पहले की बात है सर, पता चलता था आज यहाँ है जयपुर ब्लास्ट, बेंगलुरु ब्लास्ट, यहां से उधर जा रहे हैं बतौर रिपोर्टर, और ब्लास्ट भी होते थे तो बाजार में इतने लोग मारे जाते थे। वो दौर खत्म हुआ और आज अज्ञात वीर कमाल कर रहे हैं। अज्ञात वीर कमाल कर रहे हो मनीष जी। खिलाड़ी नहीं, हर क्षेत्र में क्या किस तरह से दबदबा बाकी हिंदुस्तान का बना है। और हिंदुस्तान की दहशत जो अभी हम लोगों ने 2-3 दिन पहले आपको जयशंकर जी का दिखाया था वीडियो, दर्शकों को याद होगा, उसमें जो खैराती ISI का सवाल लेकर आया था, वो सवाल तो उसने पूछा बदतमीजी भरा, लेकिन कैसे उसकी जवान लड़खड़ा रही थी तो बता रहा था कि भाई उसके ऊपर कितना हावी है। उसको भी भय लग रहा था कि कैसे, मतलब मुझे पूछना पड़ रहा है, ये कहना पड़ रहा है। तो डर तो आपको सब जगह नजर आएगा। भारत का डर जो आज से 10 साल पहले 2014 तक हिंदुस्तानियों पर पाकिस्तान का जो डर रहता था, वो पूरी तरह पासा पलट गया है। पूरी तरह से पासा पलट गया, ये बदलाव है। और तब समझना चाहिए कि जो लोग कहते हैं कि बदला क्या है, तो मुझे लगता है कि बेहतर तरीके से उन सबको समझ में आएगा कि बदला क्या है। और एक चीज और समझ लीजिए, वहां से लेकर यहाँ तक कि आपने अनुज चौधरी जो CEO संभल का जो डायलॉग है, जिसपे पूरे देश में बहस हो रही है, न्यूज चैनलों पे प्रपंच हो रहा है, कि ये कहने की हिम्मत भी 2014 के बाद आई है मनीष जी। बिल्कुल। ये अनुज चौधरी ने जो कहा है कि 52 आज अनुज चौधरी ट्रेंड कर रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर के। हाँ, अनुज चौधरी ट्रेंड कर रहे हैं जी। पूरे देश में चर्चा है, पूरे देश में चर्चा है। तो सोशल मीडिया, एक यूपी पुलिस का CEO पूरे देश में चर्चा का विषय बन जाए और अपनी दबंगई की वजह से, तो ये भी 2014 के बाद जो पासा पलटा है प्रधानमंत्री मोदी ने, ये उसी का परिणाम है। अन्यथा यहाँ डरे दबे लोग बैठे रहते थे। यहाँ पे अखिलेश यादव की सरकार कह देती थी 11 बजे के बाद होली मत खेलना, और वो तुतला मुख्यमंत्री जो था राजस्थान का, वो तो कहता था कि धारा 144 का मतलब आप जला भी नहीं सकते, क्योंकि जब होली जलती है तो 150 लोग जमा होते हैं। तो उसने कहा था कि धारा 144 लगा दो, 5 आदमी होंगे, उनको पकड़ के बंद करके जेल भेज दो। तो ये स्थिति 2014 तक थी। बिल्कुल। और ये बदलाव है, इसीलिए समझना इस वीर को जरूरी है कि हमारे अज्ञात वीर जो कहते हैं कि पूरा पासा पलट दिया, उसमें उस भारत योगी के व मोदी के उस नवरत्नों की क्या भूमिका है, चाहे वो जयशंकर हो। मनीष जी ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, आपके पास तो बहुत डिटेल है कि अज्ञात वीरों के संदर्भ में दर्शक एक बात को समझ लें कि एक अज्ञात वीर का फोन मनीष जी के पास भी आया था। बिल्कुल। बस समझ लीजिए इस चीज को, और पूरे भरोसे के साथ। मैं तो थोड़ा सा थोड़ी देर के लिए हुआ, और वो कहते हैं कि मैं रेगुलर आपका शो देखता हूं, और रेगुलर नहीं, पूरी टीम देखती है आपकी, जो हमारे बॉसेस हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए समझ सकते हैं आप कि इसके मायने जो हैं वो क्या कुछ हैं। क्या है।
हम लोग इसीलिए बहुत आनंदित हैं, आनंदित है। और इसीलिए पूरे विश्वास के साथ कहना कि अफगानिस्तान के लफंगों से कत्ल करवा रहे हैं, इसको भूल जाइए। ईश्वर से प्रार्थना करिए उनकी कुशलता की, कि अज्ञात वीर जहां हो जैसे हो सुरक्षित रहें, और ईश्वर उनको लंबी आयु दे। लंबी आयु दे। अच्छी बात यह है कि अब उनके पीछे कोई हामिद अंसारी का खौफ नहीं है कि कोई उच्चायुक्त होकर के हामिद अंसारी होगा, वो हमारे अज्ञात वीरों को मरवा देगा। एक दौर ऐसा था, और वैसे वैसे हामिद अंसारी हमारे अज्ञात वीरों को मरवा करके, उस समय तो अज्ञात वीर होते नहीं थे, लेकिन फिर भी वो काम तो करते थे। वो हमारे आईबी के रॉ के एजेंट तो होते थे, वो अपना काम करते थे। और कैसे हामिद अंसारी उन सबको निपटाता था, और इनाम भारत का उपराष्ट्रपति बन जाता था 10-10 साल। नहीं, उपराष्ट्रपति, और उसके बाद इस देश को ऋणी होना चाहिए प्रणव दादा का। सोनिया गांधी उसको राष्ट्रपति भी बनाने की तैयारी कर चुकी थी कि हामिद अंसारी को ही राष्ट्रपति बनवाएंगे। वो तो प्रणव दादा को मैं उनका वैसे भी कह योग्य नेता थे, कि वो प्रणव दादा ने 2012 में एकदम इतना उन्होंने बांध दिया था कि इटली वाली की हिम्मत नहीं हुई कि उनसे मना कर दे। और मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, कि इशारा कर दूं कि आपको ध्यान होगा कि वो राष्ट्रपति के चुनाव से पहले प्रणब मुखर्जी ने एक हड़कंप मचाया था कि मेरे ऑफिस में बगिंग हो रही है, और उस पर पूरी सरकार का मुंह काला हो गया था। उसके बाद प्रणब मुखर्जी ने उस मामले को तूल नहीं दिया। तो मैं दर्शकों से शायद एक बार पहले जिक्र कर चुका हूं कि वो बगिंग तो छोटा सा नमूना था। जब प्रणब मुखर्जी को पता चला कि ये हामिद अंसारी को बैठाने जा रही है राष्ट्रपति के कुर्सी पे, तो उन्होंने उस बात को डिस्क्लोज करके इसको इशारा दिया था कि अगर तुमने इस पर भी अड़ंगा लगाया तो फिर बहुत कुछ खोल दूंगा। और उसके बाद पूरी कांग्रेस के हाथ पांव ढीले हो गए थे। हामिद अंसारी को डाल दिया गया था कोल्ड स्टोरेज में, और प्रणब मुखर्जी को अपना प्रत्याशी इनको घोषित करना पड़ा था। तो वो भी अन्यथा सोचिए कि अगर वो आदमी बैठ गया होता तो क्या होता। वो तीनों सेनाओं का अध्यक्ष होता है राष्ट्रपति। नहीं, और उपराष्ट्रपति भी कम नहीं होता सर। उपराष्ट्रपति तो राज्यसभा का जब सभापति होता था, आप समझिए क्या कुछ खेल वो करता था वो। और इसीलिए जब मायावती ने भी कहा कि तुम जो है सो जुम्मा के दिन क्या क्या खेल करते हो, तो छोटा खेल था जिसकी तरफ मायावती ने इशारा किया, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जाते जाते उसे नग्न कर दिया। मुझे लगता है इतिहास में किसी उपराष्ट्रपति का, किसी राज्यसभा सभापति का ऐसे कपड़ा नहीं उतारा गया होगा जैसे प्रधानमंत्री, क्योंकि वो इतना संवैधानिक पद पर था कि उसका बहुत कुछ किया नहीं जा सकता था। क्योंकि कुछ भी हो, हमारे देश का उपराष्ट्रपति तो रहा हो 10 साल, तो आप बहुत कुछ उसके उतार नहीं सकते थे। लेकिन आज ये समझ में आता है कि हमारे अज्ञात वीर क्या कुछ काम कर रहे हैं।